नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी सुवर्ण राजपूत आपल्या सर्वांचं स्वागत करत आहे आपल्या सर्वांचं YouTube चॅनल सहज शिकूया मराठीवरती. आज आपण शिकणार आहोत इयत्ता 9वी मराठी अक्षर भारती या पाठ्यपुस्तकातील पाठ क्रमांक 8 सखू आजी. चला तर मग आपण पाठाला सुरुवात करूया. सखू आजी लेखक आहेत राजन गवस, 1959. प्रसिद्ध कथा कादंबरीकार, कवी, समीक्षक, संशोधक, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त लेखक, भंडारभोग, धिंगाणा, कळप, तणकट इत्यादी कादंबऱ्या, हुंका काव्यसंग्रह, काचकवड्या हा ललित गद्य संग्रह प्रसिद्ध आहे. प्रस्तुत पाठात सखू आजीच्या मनातील जुन्या नव्या जीवनमूल्यांविषयीचे भान, तिची प्रगतिशील दृष्टी, निर्णय क्षमता, माणसाचे माणसावरचे प्रेम अतिशय सहजतेने व ओघवत्या शैलीत लेखकाने वर्णन केले आहे. इस लेसन में लेखक ने सखू आजी नाम की एक लेडीज थी, उसके बारे में बताया है. उनके मन में जो पुराने और नए जीवन जीने के जो दृष्टिकोण था उसके बारे में उन्होंने बताया है. उनकी निर्णय क्षमता कैसी थी, वो इंसानों से कैसे प्यार करती थी, वो इस लेसन में हमें पढ़ना है. चलो हम लेसन को शुरुआत करते हैं. सखू आजी परवा वारली ही गोष्ट कदाचित सांगण्या इतपत महत्वाची नसेल, कारण आपण कितीतरी मृत्यू रोज अनुभवत असतो. मग सखू आजी मरण पावली याला विशेष महत्व काय, असा प्रश्न कोणीही उपस्थित करू शकेल. याबाबत मला काही म्हणायचे नाही. तरीही सखू आजीचा मृत्यू मला खोलवर जखम करून गेला. आपलं असं काही हरवलं असं मला आजही वाटतंय. माझ्या जगण्यातलं एक शुभ्र निरभ्र काही संपलं अशी एक पोकळी वाटते. कोण सखू आजी? माझी कोण लागत होती ती? कोणीच नाही, ना माझ्या जातीची ना पातीची, पण तरीही ती माझ्या जवळची होती, रक्ताच्या माणसा इतकीच. आता इथपर्यंत. सखू आजी परवा वारली आणि सखू आजी की परसों डेथ हो गई. ये गोष्ट कदाचित सांगने इतनी महत्वाची नसेल. ये कोई इतनी इम्पोर्टेंट न्यूज नहीं है कि सबको पता चले, क्योंकि हर रोज हम लोग हमारे जीवन में न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, टीवी पे देखते हैं कि किसी ना किसी की डेथ हो जाती है. ये थोड़ा इमोशनल लेसन है, इसको थोड़ा इमोशन से सुनो आप लोग. फिर सखू आजी की डेथ हो गई, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, क्या महत्व है इस बात का, ऐसा कोई भी सवाल पूछ सकता है, क्योंकि सखू आजी कोई सेलिब्रिटी नहीं थी. और इसके बारे में लेखक बोलते कि मुझे भी कुछ नहीं कहना है. हाँ बराबर है, सखू आजी कोई सेलिब्रिटी नहीं थी कि उनका डेथ के बारे में सबको पता चले, वो रहे हो. पर सखू आजी की डेथ लेखक के मन को बहुत खोलवर जखम करून गेली, यानी कि उनको दुख देगी गई है, उनके मन को बहुत बुरा लगा है. उनको ऐसा लग रहा है कि उनका कुछ गुम हो गया है. आज भी उनको लगता है कि मेरे जीवन से कोई तो भी महत्व की चीज गुम हो गई है. उनको लगता है उनके जीवन का कुछ शुभ्र निरभ्र यानी कि एकदम व्हाइट, जिसके ऊपर कोई ऐसा धब्बा नहीं होता है, ऐसा कुछ खत्म हो गया है. इसका मतलब क्या कि सखू आजी का रिश्ता एक ऐसा था उनके जीवन में कि वो खत्म हो गया है, जो एक शुभ्र निरभ्र ऐसा रिश्ता था. उनके मन में पोकड़ी वाढ़ते, पोकड़ी यानी कि मन में उनको खालीपन लगने लगा है कि कोई तो भी पास का अपना गया है. कौन थी सखू आजी? लेखक की कौन थी? तो कोई नहीं थी. ऐसे देखी जाए तो कोई नहीं थी रिश्ते में, ना उनकी जात की थी, फिर भी उनके पास थी, दिल के पास थी. खून का रिश्ता नहीं था उनका सखू आजी के साथ में, पर दिल का रिश्ता था. इसलिए सखू आजी के जाने की बात लेखक को बहुत बुरी लगी, अपना कुछ खो गया है ऐसा उन्हें लगा. सखू आजीचं वय वर्ष 90. हातात काठी, वाकून कमांड झालेलं शरीर, चेहरा सुरकुत्यांनी भरलेला. सखू आजी गल्लीतून जाताना कोणी सहज म्हटलं, आजी कुठं चाललीस? तर लगेच उत्तर, कुठं जातोय बाबा, म्हातारा माणूस, हाडं गेली वड्याला, बघा माझ्या मड्याला. म्हातारी काय बोलते हे सगळ्यांना समजायचंच असं नाही, पण प्रत्येक जण तिच्याशी बोलायचा प्रयत्न करतो. म्हातारी प्रत्येकाशी बोलते. मला सखू आजी नेहमीच एक कविता वाटते.
ती कवितेत बोलते, कवितेत जगते. तिच्या इतकं प्रचंड भाषिक ज्ञान मला कोणाकडे दिसलं नहीं. अभी सखुआ जी कैसी थी वो हमें बता रहे. सखुआ जी का एज 90 साल, 90 ईयर्स. सोचो कितनी बूढ़ी होगी वो. हाथ में ऐसे काठी लेके वाकून कमान झालेलं शरीर. आपने ऐसे बहुत सारे बूढ़े देखे होंगे ना, कैसे झुक जाते हैं ऐसे पूरे और हाथ में काठी लेके चलते. वैसे उनका झुका हुआ शरीर था. चेहरे पे सुरकुत है, यानी कि सब झाइयां उनके चेहरे पे आई थी. और ऐसी सखुआ जी जब गली में से जाती थी ना, और उनको कोई भी पूछता था आजी कुठे चाललीस, मतलब आजी कहाँ जा रही हो, तो फिर वो क्या आंसर देती थी, कुठे जातोय बाबा, मतलब कहाँ जाओगी बाबा, म्हातारा माणूस, म्हातारा यानी बुढ़ी हूं मैं, कहाँ जाएगा बूढ़ा आदमी. हड गेली वड्याला आणि बघा माझ्या मड्याला. इसका मतलब क्या होता है कि मेरी हड्डियां सब चली गई अभी स्मशान भूमि में, वड्याला यानी कि ओढ्यामध्ये. और देखो मेरे मड़ा यानी कि मेरी डेड बॉडी, देखो मेरी डेड बॉडी को. मैं जब स्वाध्याय का वीडियो बनाऊंगी ना, तभी इनका सबका अर्थ आपको लिख के दूंगी. इस लेसन में कुछ कुछ ऐसे वर्ड से वो समझ में नहीं आएगी, तो उनका सबका मीनिंग मैं आपको लिख के दूंगी. तर म्हातारी काय बोलते, मतलब वो आजी क्या बोलती है किसी को समझ में नहीं आता था. फिर भी उससे बात करने की सब लोग कोशिश करती थी, उनकी बातें सुनने को सबको अच्छी लगती थी. और अभी पे म्हातारी लिखा है, यानी कि बूढ़ी प्रत्येकाशी, अभी मराठी में ऐसा बोल देते म्हातारी प्रत्येकाशी बोलते. तो वो सखू आजी सबसे बात करती थी. पर लेखक को ना सखू आजी एक कविता, पोएम की तरह लगती थी, क्योंकि उनका जो बोलना था वो भी कविता में था. वो जगते यानी कि वो सोचते थे वो भी कविता में, मतलब वो जो बोलती थी ना, जो शब्द उनके मुंह से निकलते थे तो एक कविता के जैसे लगते थे, क्योंकि उनके पास है ना शब्दों का भंडार था. भाषिक ज्ञान त्यांच्याकडे होते, मतलब डीप नॉलेज था उनको भाषा का. हम्म, इसलिए उनका बोलना सोचना ये बहुत अलग तरीके का था. हमें आगे पता चलेगा वो. सखू आजी सहज बोलायला लागली तरी एक कविताच बोलायची. म्हणजे कोणी म्हटलं, म्हातारी गप्प घरात बसायचं सोडून कुठं निघालीस मरायला, तर ती लगेच म्हणायची, मरण लोकाला, सरण दिक्काला, माझं कपाळ, भरलं आभाळ, मरलं माणूस, झिजलं कानूस, म्हातारी नवसाची, भरून उरायची. हे सगळं ती जुळवून बोलायची असं नाही, पण ती बोलायला लागली की आपोआपच तिच्या तोंडून ते बाहेर यायचं. तिच्याशी बोलताना एक अवर्णनीय आनंद मिळायचा. आता बघा कसं म्हटलंय का, मैंने बोला ना कि पोएम की जैसा. अभी सखू आजी ऐसे जा रही और हर किसी इंसान ने उनको पूछ लिया, देखो भी मराठी में ऐसे म्हातारी वगैरह ऐसा बोलते, तो उनको पूछे थे म्हातारी गप्पा घरात बसायचं सोडून कुठे निघाली, यानी कि क्या, चुपचाप घर में बैठने का ना, बूढ़ी हो गई हो तुम, कहाँ यहाँ पे यहाँ वहां घूम रही हो, ऐसा अगर किसी ने उनको पूछा तो तुरंत म्हणती थी, क्या बोलती थी उनको, मरण लोकाला, सरण दिक्काला. अभी देखो यहाँ के वर्ड्स आपको मैं इनके सब के आपको अर्थ लिख के दूंगी, मीनिंग लिख के दूंगी, आप अभी थोड़ा समझ लो. कि मरण लोकांना, देखो मरण मतलब क्या होता है कि जो कोई मरता है ना तो वो सिर्फ लोगों को दिखता है. और सरण दिक्काला मतलब जो चिता, सरण यानी कि जो चिता होती है ना वो सिर्फ आत्मा वहां पे पोहोचता है. माझं कपाळ भरलं आभाळ म्हणजे काय, जसं आभाळ यानी कि जो आकाश है ना वो भरा होता है कि बादलों से भरा होता है, वैसा मेरा तकदीर है. कपाड़ यानी कि क्या, मेरा तकदीर ऐसा है कि जैसे आकाश के अंदर बादल भरे हुए हैं. मरलं माणूस, जिजलं कानूस, मतलब मैं क्या हूँ, जो मरने की पे पहुंच गई हूँ, बूढ़ी हो गई हूँ. तो ऐसा आदमी कैसा रहता है, एकदम कनीस होता है ना, झिजला कनीस, मतलब एकदम में, जैसे कि कनीस को आप लोग क्या होते हैं, मक्के का अगर कनीस आपने देखा होगा, तो जो बूढ़े लोग होते हैं उनको कुछ काम हम लोग क्या हो रहता है, जीर्ण काठी के जैसे हम लोग हो गए हैं. मेलेल्या माणूस हे झिजून जीर्ण झालेल्या कणसासारखं असतं. मतलब क्या होता है कि एक बार आदमी मर गया तो फिर उसको एक लकड़ी के जैसे हो जाता है, उसको कुछ ये नहीं रहता है. म्हातारी नवसाची, भरून उरायची, मतलब म्हातारी म्हणजे सखू आजी. आप देखो यहाँ पे म्हातारी म्हातारी वर्ड उनके लिए ये किया. आणि ये आजी तुमको क्या है, नवस से, मतलब मेरे जैसी आजी आपको नवस क्या, नवस करके मिली है, प्रेयर करके मिली है. आणि ऐसा बोलने के बाद ऐसे कुछ ना कुछ आणि भरून उरायची, मतलब
मैं आप सबको प्रेयर करके मिली हूँ, सब जगह पे मेरा अस्तित्व है। मतलब मैं क्या इधर उधर सब घूमती रहती हूँ, बाबा बूढ़ी हो गई हूँ, ऐसा उनका बोलना था। ये सब मीनिंग आपको लिख के दूंगी। मतलब मन से अभी ये जो बोलती थी ना, अभी देखो, मरण लोकाला शरण दिक्काला माझं कपाळ भरला भाळ, मरलं माणूस झिजलं काणूस, म्हातारी नवसाची भरून ओरायची, देखो सब रैमिंग वर्ड्स है इसमें। ये वो ऐसे कुछ अभी, हाँ मुझे ये बोलना है, हाँ मैं भी याद करके नहीं, ये अपने आप उनके मुंह से निकलता था। जानबूझ के वो ऐसा नहीं बोलती थी, मन में उनको आता था। अभी किसी ने पूछ लिया कहाँ जा रही हो, तो क्या अभी मैं, मेरे उम्र हो गई है, मरने को टिक गई हूँ, क्या होता है मेरा, फिर भी मैं इधर उधर घूमती रहती हूँ, ऐसा सिंपल नहीं बोलना, कुछ ना कुछ उसके अंदर कविता के जैसे बोलना। इसलिए लेखक ने कहा है कि मुझे वो एक कविता की तरह लगती थी। और उनसे बोलने का ना, फिर ऐसे शब्द सुनने को मिलते थे ना अलग अलग, तो एक अवर्णीय आनंद, अवर्णीय मतलब जिसको हम शब्द में बता नहीं सकते, ऐसी खुशी मिलती थी। चलो आगे देखते। लहानपणी शाळेला जाता जाता आजी आम्हाला गोळा करून बसायची, शेतातल्या देवाच्या गोष्टी सांगायची। आजीची गोष्ट कधी कधी आठवडा आठवडा चालायची। शाळेला जाताना काही वेळ, शाळेतून येताना काही वेळ, असा तो ठरलेला कार्यक्रम असायचा। एकदा आजीने एक गोष्ट सहज सुरू केली आणि संपवली, पण ती माझ्या मनात दीर्घकाळ रेंगाळली। आजी म्हणाली, शेतात एक साप होता, त्याचा माणूस झाला, त्याला पंख फुटले, तो समुद्रावर गेला, 4 तपश्चर्या केली, परत आला, त्याचा बैल झाला, खांदा मळला, नांगर जुंपला, फाळाला नागिन डसली, बैलाची दातकुडी बसली, नांगराची नदी झाली, बैलाला आंघोळ घातली। देखो, अभी ये लोग छोटे थे ना, लेखक छोटे थे, तो स्कूल में जाते जाते आजी इनको मिलती थी। तो आजी क्या करती थी, सब बच्चों को जमा करती थी और उनको गोष्टी यानी स्टोरी बताती रहती थी। भगवान का, देवाचा यानी कि भगवान की भी स्टोरी सुनाती थी। और आजी की स्टोरी कैसी, ऐसी तुरंत खत्म नहीं होती थी, कभी कभी तो पूरा एक वीक, आठवड़ा यानी कि पूरा वीक चलती थी। शाळेला जाताना मतलब जब बच्चे स्कूल में जा रहे तब थोड़ा टाइम उनको रुकाना, स्टोरी सुनाना, वापस बच्चे स्कूल से आ रहे हैं तभी उनको रुकाना और स्टोरी सुनाना। ऐसा कार्यक्रम यानी कि उनका प्रोग्राम जो है ना, हमेशा चलता रहता था। एक एक स्टोरी कभी कभी एक एक वीक तक आजी बताती रहती थी। एक जो स्टोरी थी आजी ने उनको बताई और खत्म हो गई, बराबर है, पर ये लेखक के मन में वो स्टोरी जो है दीर्घकाळ यानी कि लंबे समय तक रेंगाली यानी रही। दीर्घकाळ रेंगाली यानी बहुत ज्यादा टाइम तक उनके दिमाग में वो स्टोरी रही। क्या स्टोरी थी, देखो स्टोरी भी कैसी है। शेतात एक साप होता, शेतात यानी खेत में एक सांप था, उस सांप का मानुस यानी आदमी हो गया, त्याला पंख फुटले, उस आदमी को क्या हो गए, पर आ गए, पंख आ गए उसको। वो तो समुद्रावर गेला, वो समुद्र पे गया, समुद्र पे जाके उसने क्या की, तपश्चर्या की, 4 तप, 4 तप यानी कि 12 चौक 48, 48 ईयर्स। एक तप यानी कि 12 ईयर्स, ध्यान में रखो, एक तप यानी कि 12 ईयर्स, ऐसे उसने 4 तप यानी कि 48 ईयर्स तक उसने तपश्चर्या की। आपने देखा होगा ना टीवी में वगैरह, कोई ऐसी पुरानी फिल्म देखते तो साधु वगैरह से तपश्चर्या करते थे, वैसे उस आदमी ने क्या की, समुद्र पे जाके तपश्चर्या की और वापिस आया। वापिस आने के बाद क्या हुआ, उस आदमी का बैल हो गया, हम्म खांदा मड़ाला। ऐसे कुछ भी स्टोरी आजी उनके मन से सुनाती रहती थी। ठीक, क्या हो गया, वो आदमी आया, फिर उसका खांदा मड़ाला, नांगर जुंपला। नांगर आपको पता है क्या, आपने ऐसे कोई पिक्चर देखा होगा, 2 बैल आगे जोड़े हुए रहते, पीछे से खेत में जोतते जाते, एक आदमी जाता है ना, जैसे खेत बीज बोने के लिए उसका यूज होता है। अगर मुझे मिला तो मैं नांगर का फोटो आपको स्वाध्याय की इसमें डाल दूंगी। नांगर जुंपला, फळाला नागिन डसली। अभी क्या हो गया उसको, नांगराचे जे फाड़ यानी मतलब क्या है, तो नांगर जो होता है ना उसका जो लोखंडी भाग होता है उसको नागिन ने डस लिया। अभी देखो ये स्टोरी है, स्टोरी में कुछ भी हो सकता है, और वो भी सखुआ जी की स्टोरी, मन से उन्होंने कुछ भी बोला है कि वो फाड़ को नागिन डसली, बैलाची दातकुडी बसली, तो बैल को क्या हो गया, उसकी दातकुडी बैठ गई, नांगरांचा नदी झाली। अभी उस नांगर की क्या हो गई थी, नदी बन गई थी।
उस नदी में बैलाने स्नान कर लिया, बैलाला आंघोळ घातली, त्याचा साप झाला। जिस बैल को नहलाया था उसका साप हो गया। वो सांप नागिनीला घेऊन पळाला। वो सांप नागिन को लेके भाग गया। ये ऐसी स्टोरी थी, मन से कुछ भी बोलना सबको आजी ने, और बच्चे वो स्टोरी सुनते थे। अभी आप लोग देखोगे इसमें कुछ मीनिंग नहीं था, पर छोटे बच्चों को सुनने को मजा आता था, कुछ तो भी अलग टाइप की स्टोरी थी। हे सांगताना आजीच्या चेहऱ्यावरचे बदलणारे भाव, हातांच्या हालचाली, या साऱ्यातून हे सारं आपल्या समोर घडतं आहे, आपण पाहत आहोत असं वाटून अंगावर शहारे यायचे। देखो आजी जब ये स्टोरी बताती थी ना, अभी हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें कुछ मीनिंग नहीं लगेगा, पर जब ये आजी बताएगी ना, तो आजी बताते हुए उनके चेहरे पे जो एक्सप्रेशन आते थे, उनके हाथ कैसे हिलते थे, ये सब देख के बच्चों को ऐसा लगता था हाँ ये सब सच में है, अपने सामने हो रहा है, कोई आदमी तपश्चर्या कर रहा है समंदर के किनारे जाके, फिर उसका बेल हो रहा है, फिर सांप ने काट लिया, फिर वो बेल नदी में नहाया, उसका सांप हो गया, वो सांप नागिन को लेके भाग गया, ये सब अपने आंखों के सामने हो रहा है, ऐसे बच्चों को लगता था। और उनको ऐसी स्टोरी सुनने को भी अच्छी लगती थी, अंगावर शहारे यायचे, मतलब उनको सब सच्चा लगता था की नाही हाँ ऐसा हो सकता है करके। ही गोष्ट ऐकल्यावर कित्येक दिवस ही गोष्ट माझ्या मनात स्वप्नात जशीच्या तशी घडायची। ये स्टोरी सुनने के बाद है ना, लेखक के दिमाग में ये स्टोरी फिट हो गई थी। बहुत दिनों तक उनके सपनों में ये स्टोरी वैसे के वैसी वो उनको दिखती थी। बैल आंघोळ करायला लागला कि डोळे टक्क उघडे पड़ायचे। जब भी मतलब उनके सपने में कभी बैल अभी नदी में नहाने गया तो उनको डोळे टक्क उघडे पड़ने, यानी कि उनको आंख उनकी खुल जाती थी, फिर उनको बाद में नींद नहीं आती थी, तिथून पुढे झोपच लागायची नाही, बाद में उनको नींद नहीं आती थी। कधीतरी तर आपल्या स्वप्नातला साप नागिन घेऊन जाईल आणि आपल्याला हे स्वप्न पडायचं बंद होईल असं वाटायचं, पण कैक वर्षात असं कधीच घडलं नाही। काय वाटायचं कधी कधी, मतलब लेखक को ऐसा लगता था कि कभी तो भी अपने सपने का जो सांप, यहाँ पे हमने देखा ना सांप नागिन लेके भाग गया, तो अपने सपने में भी जो सांप आता है वो नागिन को लेके भाग जाएगा और ये सपना हमेशा के लिए आना बंद हो जाएगा, ऐसा उनको लगता था। पर बहुत सालों तक, कई वर्षात यानी बहुत सालों तक ऐसा हुआ नहीं। ही कथा कधी कधी अचानक स्वप्नात येतेच। आजीनं कैक गोष्टी सांगितल्या, पण एवढीच कशी मेंदीत रुतून बसली हा प्रश्न अनुत्तरित आहे। त्या काळी आणि त्यानंतर या गोष्टीचा अर्थ आजीला विचारला होता, तर ती फक्त हसायची। मध्येच एकदा म्हणाली, गाव गर्तीला सपाण धरतीला, धरती दुपावली माती हाकारली। आता हे कोणाला कळणार? नंतर म्हातारीला काहीच विचारलं नाही। बाद में ऐसा लगा था कि ये मैं भूल जाऊंगा, पर कभी कभी अभी वो लेखक के सपने में वो स्टोरी आती थी। आजी ने उनको कई यानी बहुत सारी स्टोरियां सुनाई, पर क्या पता ये स्टोरी उनके दिमाग में, मेंदू में, यानी कि उनके ब्रेन में ऐसे घुस के बैठी थी। क्यों? इस प्रश्न का उत्तर उनके पास भी नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ। बहुत सारी स्टोरियां सुनी थी, पर ये स्टोरी क्यों? उन्होंने आजी को भी पूछा कि ये स्टोरी जो आपने सुनाई है उसका अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है, क्योंकि आपने देखा इसको कुछ मीनिंग नहीं है। बच्चों ने भी पूछा, पर लेखक को आजी ने आंसर नहीं दिया, वो सिर्फ हंसती थी, कि हंस देती थी, स्माइल देती थी, और कभी कभी क्या बोलती थी, गाव गर्तीला सपान धरतीला, धरती दुपावली म्हातारी हाकरली। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि गांव गर्तीला मतलब गांव अगर अच्छा हो, सपान धरतीला, गांव अगर अच्छा हो तो वहां की धरती को भी अच्छे सपने आते हैं, यानी कि गांव की मिट्टी भी फिर खुश हो जाती है। धरती दुपावली माती हाकारली, ये सब वर्ड जो है ना मैं आपको सब इसमें लिख के दूंगी। आता है कोणाला कळणार? अभी बच्चों को थोड़ी, अभी देखो हम जैसे को भी अगर ये वर्ड हम पढ़ते तो इसका मीनिंग जल्दी समझ में नहीं आता है, तो बच्चों को क्या समझ में आ जाएगा? बच्चों को ऐसा लगता था कहाँ से हमने आजी को पूछ लिया कि इसका मीनिंग क्या होता है, क्योंकि वो समझ में नहीं आता था। सखू आजी गावातल्या कुणाच्याही बारशाला, लग्नाला, मैताला हटकून पुढं असायचीच। सगळं तिच्या म्हणण्यानुसार चालायचं, तिच्या शब्दाला चॅलेंज नसायचं। गावातल्या बापाई माणसात ती एकदम बरोबरीनं वावरायची। एकदा गावच्या लक्ष्मीची जत्रा ठरली।
इडं पडलं, चाकबंदी झाली. अशात गावातली वस्तू बाहेर जाऊ द्यायची नाही असा नियम. अशा सातबा घोरपड्याचा पोरगा वावगं वागला. गाव बैठक बसली. पंच म्हणाले, रिवाजानुसार सातबाच्या पोराला दंड कराच. सगळ्यांनी माना डोलावल्या. निर्णय फायनल. एवढ्यात म्हातारी उठली, म्हणाली, पोरगं मांडीवर घाण करतंय म्हणून मांडी कापता वय गा. सगळे टाळा पगडून बघायला लागले. बोलायचं काय, शेवटी सगळे उठले, आपापल्या घराच्या वाटेला लागले. देखो ये सकू आजी थी ना, वो गांव में हर एक के घर पे कोई प्रोग्राम हो, बाहर सारे नामकरण हो, शादी हो या किसी की डेथ हो गई हो, सभी जगह पे वो पहले रहती थी. सबको यानी कि वो हेल्प करती थी कोई भी काम करने के लिए. और ऐसा नहीं कि सिर्फ हेल्प करती थी, वो जो बोलेगी वही लास्ट वर्ड. उसके शब्दाला चॅलेंज नसायचा. मतलब उसने एक बार बोल दिया कि ऐसा होगा तो वैसा ही होगा, फिर उसके शब्द को कोई चैलेंज नहीं दे सकता था कि नहीं ऐसा नहीं होगा. उसका शब्द फायनल माना जाता था. वो जो बोलेगी वही होगा. गावातल्या बापाई यानी कि जेंट्स, पुरुष जो है ना, उनमें भी वो बरोबरी से वावरायचे. मतलब उनमें भी गांव में कैसा होता है, स्त्री पुरुष ऐसा थोड़ा भेदभाव होता है. लेडीज नहीं जाती है पुरुषों से बात करने के लिए या फिर उनके बराबर कुछ काम करने के लिए. पर नहीं, सखू आजी तो किसी से डरती नहीं थी. वो सबके बराबरी से काम करती थी, वावरायची यानी कि पूरा सबके बराबरी से वो रहती थी. और उसका जो था वर्ड वही फाइनल था. एक बार क्या हो गया, गांव की लक्ष्मी की जत्रा, जत्रा होती ना, तो वैसी जत्रा गाव में हुई. पर क्या हो गया, इडं पडलं आणि चाकबंदी झाली. इडं म्हणजे वेढा पडला. कुछ तो भी घटना हुई होगी. वेढा चाकबंदी मतलब क्या होता है कि कोई भी बैलगाड़ी, अभी उस टाइम पे कैसे रिक्शा बसेस वगैरह ऐसा नहीं होता था, तो कोई भी बैलगाड़ी नहीं चलाएगा. यानी कि गांव से बाहर कोई भी नहीं जाएगा, कोई भी चीज गांव से बाहर नहीं जाएगी. कुछ घटना हुई होगी, कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, तो उन लोगों ने ऐसा बोला कि चाकबंदी होगी, गांव से बाहर कोई भी चीज नहीं जाएगी, बैलगाड़ी नहीं चलाई जाएगी, ऐसा नियम बन गया था. फिर भी सातबा घोरपोड़े नाम का एक आदमी था. उसका पोरगा यानी कि उसका लड़का वावग वागला. वावग मतलब कुछ गलत, कुछ अगर नियम बना था कि गांव से बाहर कुछ नहीं लेके जाना है, तो उसने कुछ गलती कर दी होगी, कुछ लेके चला गया होगा गांव के बाहर. नियम उसने तोड़ा. वावग वागला यानी कि उसने नियम तोड़ा. तो नियम तोड़ने के बाद गांव में बैठेगा. आपने देखा होगा ना पिक्चर में, सब सरपंच वगैरह पंच ऐसे बैठते थे एक झाड़ के नीचे वगैरह, ऐसा पंचायत बैठती थी, वैसी पंचायत बेटी. और फिर उन्होंने पंचायत में क्या फैसला हो गया कि हमारा जो रिवाज है, हमारा नियम है, उसके अनुसार सातबा के लड़के को दंड होना चाहिए, फाइन उसको बैठना चाहिए. सब ने माना डोलवल्या. निर्णय फाइनल. सबने बोला हाँ बराबर बात, ये निर्णय फाइनल हो गया कि उस लड़के को फाइन लगना चाहिए. बस इतने में सखू आजी, म्हातारी उठली यानी कि सखू आजी उठी और बोलते क्या, पोरग मांडीवर घाण करते म्हणून मांडी कापता भयगा. मतलब क्या, छोटा बच्चा अगर हमारी गोद में, मांडी यानी हमारी गोद में बैठा है और उसने कुछ सुसु अगर ऐसा कर दिया, तो हम क्या अपनी मांडी, जहाँ पे बच्चा बैठता है ना गोद में, तो उसको हम काट के फेंक देंगे क्या. ऐसा मतलब था कि छोटा बच्चा है, हो गई उससे गलती, तो गलती की इतनी बड़ी सजा उसे नहीं देगी. इसका मीनिंग क्या होता है कि छोटा बच्चा मान जो हमारे गोद में बैठता है, तो उसने कुछ गंदगी कर दी, सुसु वगैरह करी, तो हम क्या काट के फेंक नहीं देते, धो लेते हैं ना. तो ऐसा एक बच्चा है, इससे कुछ गलती हो गई है, तो उसे इतना कुछ सजा देने की जरूरत नहीं है. बस सगळे टाळा पकड़ून बघायला लागले. सब लोग सिर्फ देखने लग गए, क्योंकि सकू आजी के सामने तो कोई नहीं बोल सकता था, उनका निर्णय फाइनल था. सब लोग उठ के अपने अपने घर पे चले गए. ऐसा सकू आजी का रुबाब था गांव में. सातबाच्या पोराला कोणीच काही बोललं नाही. म्हातारीची गावाला भीती होती. देखो उस लड़के को फिर एक बार सखू आजी ने बोल दिया ना कि नहीं बच्चा है, इससे गलती हो गई, तो फिर किसी ने उसको कुछ नहीं बोला. ये सखू आजी को सब गांव के लोग डरते थे. भीती होती है ना, डरते थे उसको सब लोग. एकदा सखू आजी गावातल्या आया बाया गोळा करून आमच्या घरात आली. तेव्हा मी कॉलेजात होतो. आमच्या प्रौढ भागात तेव्हा प्रौढ साक्षरतेचे वर्ग जोरात होते, पण आमच्या गावात एकही चालत नव्हता. म्हातारी सगळ्या आयाबायांच्या समोर म्हणाली, आमचं पोरग एवढं काय काय शिकलंय, आपल्याला दुसरा मास्तर कशाला पाहिजे, तू शिकवरा आम्हाला. सखू आजी 15 दिवसात वाचायला शिकली.
सगळ्या बायकांना शिकवत सुटली. त्यावेळी आमच्या गावचा सरपंच अंगठेवाला होता. त्याला तिनं चावडीतच गाठला. आठवड्यात सहीपुरता साक्षर केला. आमच्या गावातला चोपडा यांचा पोरगा पहिल्यांदा पोलीस झाला. म्हातारीनं गावच्या बायका गोळा करून त्याला ड्रेसवर ओवाळलं. दही साखरेनं तोंड गोड केलं. गाव म्हणजे म्हातारीचा गोतावळा. तिला गावातल्या सगळ्या लहान थोरांमध्ये आपलं घर दिसायचं. देखो, सकू आजी को सब लोग डरते थे क्योंकि उनके विचार कितने अच्छे थे। देखो उस बार भी सकू आजी एक बार लेखक के घर पे सभी आया बाया मतलब गांव की सब लेडीज को जमा किया। देखो यहाँ पे ना ऐसे लेडीज को जमा किया और लेखक के घर पे गई। उस वक्त को लेखक कॉलेज में पढ़ते थे और उनके एरिया में प्रौढ़ साक्षरता वर्ग का मतलब क्या, जो बड़े लोग होते ना, जो पढ़े नहीं है, जो पढ़े नहीं है, बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उनको पढ़ाना। रात के टाइम पे ऐसी स्कूल चलती थी बहुत सारे गांव में, पहली बार उनको पढ़ाया जाता था। स्कूल में कैसे आप लोग दिन में जाते हो, आपको टीचर पढ़ाते हैं, उसी तरह ये जो बड़े लोग हैं जो पढ़े नहीं है उनको रात को एक स्कूल में बिठा के पढ़ाते थे। तो लेखक के आजू बाजू के एरिया में ये बड़े लोगों का प्रौढ़ साक्षरता का वर्ग चलता था। क्लासेस उनके चलते थे, पर लेखक के गांव में एक भी क्लास नहीं चलता था। इसीलिए फिर ये सखू आजी के आगे सब लेडीज को लेके गई लेखक के घर पे और उस लेखक को बोलने लगी की आमचं पोरग एवढं शिकलंय तर आम्हाला दूसरा मास्टर कशाला पाहिजे, यानी कि लेखक कॉलेज में थे, तो हमारा बच्चा ही खुद इतना पढ़ा लिखा है तो हमें दूसरा मास्टर यानी टीचर क्यों चाहिए, मास्टर यानी टीचर, हमारा खुद का बच्चा पढ़ा है तो दूसरा टीचर हमें नहीं चाहिए। उसने लेखक को कहा तू शिकव रहा आम्हाला, तू ही हमको पढ़ा। मतलब देखो उस उम्र में भी हमें पढ़ना चाहिए, पढ़ाई का महत्व सकू आजी को था। इसलिए उन्होंने सबको बुला के कि चलो दूसरा कोई आएगा, हमारे स्कूल में कोई टीचर आएगा फिर स्कूल चालू करेगा, क्यों, हमें पढ़ना है तो अपने गांव का ही एक बच्चा हमें पढ़ा लेगा। मतलब वो कितनी जागरूक थी, उनके विचार नए थे, पढ़ाई का महत्व उनको पता था। और सकू आजी खुद सिर्फ 15 दिन में पढ़ना सीख गई थी। देखो इस उम्र में भी एक वो लेडीज 15 दिन में पढ़ना सीख गई थी। कितनी उनको सीखने की इच्छा थी अंदर से, और खुद तो सीखी, अदर लेडीज को भी उन्होंने सिखाया, सबको पढ़ाते उनको शुरुआत कर दी। देखो उनके गांव का जो सरपंच जो होते हैं ना, गांव की मुखिया, सरपंच यानी मुखिया, वो अंगठे वाले यानी कि क्या, बिना पढ़े लिखे। देखो जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, उनको सिग्नेचर करना नहीं आता, तो वो लोग क्या करते, हर पेपर पे, कुछ इंपॉर्टेंट पेपर पे अपना अंगूठा लगा देते स्टैंप पे, तो मतलब उसको अंगठे वाला बोलते, जो पढ़े लिखे नहीं है। तो उनका जो गांव के मुखिया भी वैसे अंगठे वाले थे। उनको चावड़ी में यानी कि जहाँ पंचायत बैठती है ना, वही वहां पे गाठला, यानी कि सकू आजी वहां पे उनको मिली और उनको सबक सिखाया कि नहीं तुमको पढ़ना ही पड़ेगा। और 8 दिन में, आठौड़ा यानी कि एक वीक में ही उनको सिग्नेचर करती आएगी, इतना पढ़ा लिया, साक्षर कर दिया, यानी कि जितना उनको सिग्नेचर आएगी इतना तो भी उनको पढ़ा लिया। यानी कि उनके विचार थे कि हमारे गांव में सब पढ़े लिखे होने चाहिए, हमारे गांव के मुखिया को भी पढ़ना लिखना आना चाहिए, पढ़ाई का महत्व उन्होंने समझा था। जब उनके गांव का चोपड़ा नाम का कोई इंसान था, उसका पोरगा यानी कि उसका लड़का पहली बार पुलिस हुआ ना, गांव का लड़का, तो खुशी में उन्होंने गांव की सब औरतों को, बायका यानी औरतों को जमा किया और उसका ड्रेस यानी उसकी जो वर्दी थी ना पुलिस की, वो वर्दी पे ही उस लड़के को ओवाड़ा, यानी उसका औक्षण किया, उसका स्वागत किया। दही शक्कर उसको, देखिए हम कोई अच्छे काम होता है तो दही शक्कर खाते, तो दही शक्कर देके उसका मुंह मीठा किया। ये जो गांव था ना, यही भतारीचा गोतावळा, यानी कि यही उनका परिवार था। जो आजी का परिवार कौन था, पूरा गांव, गोतावळा यानी परिवार, तो ये सब गाजी का परिवार था। हर गांव के हर एक छोटे बड़े में उनको अपना घर दिखता था। उन्होंने ऐसा नहीं कि ये कोई अलग है, नहीं, हर एक उनका था, सब कोई उनका नातू था, कोई उनकी बहू थी, कोई बेटा था, सब में उनको अपना खुद का घर दिखता था, किसी को पराया नहीं समझती थी। सकू आजी शिकली सवरली असती, शहरात जन्मली असती तर कुठल्या कुठं पोहोचली असती। अगर सकू आजी पढ़ाई करती, वो गांव में जन्मी थी, अगर वो कोई बड़ी सिटी में आती तो वो बहुत आगे जाती थी, शायद कलेक्टर बनती, डॉक्टर बनती, इंजीनियर बनती, क्योंकि उनके पास बुद्धी बहुत थी, इतकी प्रचंड बुद्धी तिला लाभली होती। पण ते तिच्या नशिबात नव्हतं, म्हणून काही बिघडलं नव्हतं।
तिनं सगळं तिच्या हयातीत काबीज केलं होतं. सखू आजी मरण पावली. लहान पोरापासून म्हाताऱ्या कोताऱ्यांपर्यंत प्रत्येकाच्या डोळ्यातून पाणी आलं. गाव पोरकं झालं. आता फक्त आजीच्या दंतकथा, घडलेल्या न घडलेल्या. प्रत्येक गावात अशी एक आजी गावचा गोतावळा सांभाळून गेलेलीच असते. आता गावगाडा बदलला, आजीला जागाच उरली नाही. अडचण फक्त उद्याच्या मुलांची. त्यांनी अशा आजीची आठवण कुठली सांगायची. देखो जैसे मैंने बोला, उसके पास बुद्धि बहुत थी आजी के पास, पर ये नसीबत नहोतं, मतलब आजी के तकदीर में ये नहीं था कि वो शहर में जन्मे, कोई बड़े नहीं, पर उससे कुछ सॉरी कुछ फर्क नहीं पड़ा, कुछ बिगड़ा नहीं उनका। क्यों? क्योंकि जब तक आजी जिंदा थी उन्होंने ये सब काजिब काबिज किया था। मतलब क्या कि उन्होंने पूरे गांव को अपनाया था। देखो वो कोई डॉक्टर कलेक्टर नहीं थी, फिर भी उनके शब्द को गांव में मान सम्मान मिलता था। आजी जो बोलेगी वही फाइनल होता था। तो एक मान सम्मान उनको बहुत मिला था, प्यार उनको बहुत मिला था। जब भी सकू आजी की डेथ हुई ना, वो मरण पावली, तभी छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तर हर एक की आंखों में पानी था। गाव पोरकं झालं, यानी गाव अनाथ हो गया था। गाव की माँ चली गई थी। पोरका होना यानी कि अनाथ होने, यानी कि माँ चली गई थी, यानी कि गांव का जो मेन इंसान था। माँ देखो हमारी लाइफ में हमारी सबसे इम्पोर्टेंट हमारी माँ होती है ना, तो गांव की माँ चली गई थी, ऐसा गांव वालों को लगने लगा था। अभी आजी तो गांव में नहीं है, पर आजी की दंत कथा यानी कि स्टोरीज जो सुनाते हैं ना, दंत कथा है, घडलेल्या न घडलेल्या। अभी लोग सिर्फ आजी के बारे में स्टोरी सुनाते हैं, हाँ आजी ऐसी थी, आजी वैसी थी, आजी ऐसा करती थी, कुछ हुआ होगा या कुछ अपने मन से बोलते होगे, ऐसी सिर्फ आजी की अभी स्टोरियां सुनाई जाती है। हर एक गांव में एक ऐसी आजी होती थी जो गोतावड़ा, जो अपना गांव संभालती, हर एक गांव में जो अपने पूरे गांव को अपना परिवार समझती थी, ऐसी आजी पुराने जमाने में थी, हर एक गांव में थी। पर आता गांव गाड़ा बदलला। पर आजकल क्या हो गया, गांव का भी कारभार जो है ना, गांव गाड़ा यानी कि गांव का जो कारभार है, गांव की जो लाइफ स्टाइल है, वो आजकल बदल गई है। अभी आजीला जागा सुरली नहीं। अभी ऐसी आजी, मतलब क्या हो गया है कि अभी हम इंसान एक दूसरे से अलग हो गए हैं। जो हमारे इंसानों में प्यार होता था और पड़ोसियों में जो प्यार होता था, वो आजकल के जमाने में गांव में भी अभी नहीं बचा है। ऐसे आजी को अभी जगह नहीं है। अडचण फक्त उद्याच्या मुलांची। पर इससे प्रॉब्लम क्या होने वाला है, कल के जो बच्चे आएंगे उनके पास ऐसी कोई आजी नहीं रहेगी। मतलब ऐसे उनके पास कोई स्टोरी नहीं रहेगी, जो पड़ोसियों का प्यार, कोई रिश्ता ना हो फिर भी एक दूसरे को समझ लेना, ऐसे कोई रिश्ते कल के बच्चों को नहीं रहेगी। अब आजकल तो उनके रिश्तों में भी प्यार नहीं है, तो इंसानियत के रिश्ते तो बहुत दूर की बात है। तो इन बच्चों ने क्या, कौन से आजी की स्टोरी सुनाएगी, कौन सी जैसे लेखक के पास सखू आजी की यादें हैं, वैसे कल के बच्चों के पास ऐसी कोई भी आजी की यादें नहीं रहेगी। इसका मतलब क्या है कि रिश्ते जो है, हम बोलते हैं ना दिल के रिश्ते जो है, वो अभी कम होते जा रहे हैं। ये कोई भी अभी बच्चों को नहीं समझ में आएगा। देखो बच्चों, ये लेसन थोड़ा सा इमोशनल से भरा है, आपको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, कुछ अलग अलग वर्ड्स है, पर इन सब वर्ड्स के मीनिंग में आपको लिख के देने वाली हूँ। पर एक इमोशनल लेसन है, आप एक बार नहीं समझ में आया, 2 बार वीडियो देखना, आपको समझ में आ जाएगा। मैं जल्दी इसका भी स्वाध्याय का वीडियो और सब शब्दार्थ आपको दूंगी। पर आपको उसके लिए क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। समझ में आ गया? तो चलो मिलते हैं हम लोग अभी अगले वीडियो में। तब तक क्या करना है, हसते खेळते पढाई करनी। काय करायचं, पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण भेटूया। व्हिडिओला लाईक करा, तुमच्या मित्रांबरोबर शेअर करा, कमेंट करून मला नक्की सांगा तुम्हाला शिकवलेलं आवडतंय की नाही आवडत आहे, त्यात आणखी काय सुधारणा करायच्या ते। चला भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत हसत खेळत अभ्यास करत राहा।